नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जिस वीडियो का आप लोग को इंतज़ार था उसके साथ मैं जो है आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ज़रूरी चीज़ों पे बात करेंगे और दोनों ही आपके भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम है। सबसे पहली बात, आपत्तियों योग्य आपत्ति के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके लिए क्या समुचित साक्ष्य हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है और ये पहली बात के साथ सबसे ज़रूरी वाली बात है, इसलिए क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से ऐसे हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से लग रहा है कि आयोग ने उत्तर देने में गलती की है और अगर उन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो जो है जो लोग एलिजिबल हैं मेंस लिखने के लिए वो मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इस भरोसे मत रहिएगा कि दूसरे लोग तो जो है आपत्ति भेजेंगे ही और वो भेजेंगे तो मेरा भी हो जाएगा, निश्चित रूप से उनसे आपका भी हो जाएगा। लेकिन आयोग में जितनी ज़्यादा आपत्तियां जाती हैं आयोग उस पर जो है उतनी गंभीरता से विचार करता है। तो ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप एक प्रेशर ग्रुप हैं और जितना ज़्यादा आप साक्ष्य सहित आपत्तियाँ भेजेंगे वो जो है आयोग तब उस पर अच्छे से विचार करके उसके बारे में निर्णय लेगा। दूसरी चीज़, संभावित कट ऑफ हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये पूरा डिस्कशन हो जाएगा। और वो संभावित कट ऑफ जो है हमने 10,000 स्टूडेंट्स के बीच किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया है। तो निश्चित रूप से हम जो है जो वास्तविकता है उससे काफ़ी करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम ये कट ऑफ इसलिए नहीं बताएंगे कि हम किसी का दिल रखने के लिए बताएंगे या किसी का दिल तोड़ने के लिए बताएंगे। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो हमारे पास डेटा आया है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में आंसर की आने से पहले, आंसर की आने के बाद 2 तरह के सर्वे कराए थे। हमारा जो अपना इंटरनल ग्रुप है जिसमें हमारे कोर्स के विद्यार्थी शामिल हैं उनका अलग हमने सर्वे कराया था और ये सब मिलाकर लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा आया है। उसका विश्लेषण करने के बाद कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ हम जो है तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपत्ति की। ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये इसका प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रारूप को आपको टाइप करवाना होगा या जो है आप वैसे टाइप कराना ही पड़ेगा क्योंकि इसको आप फोटोकॉपी कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 अगस्त तक जो है ये पहुंच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक, चाहे आप बाई हैंड लेके जाएं या जैसे भी जो है लेके जाएं बाई पोस्ट, लेकिन ये पहुंच जाना चाहिए वहाँ पर। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, अगर आपको हिंदी में भी आपत्ति दर्ज करनी है, सामान्य अध्ययन में भी दर्ज करना है, तो हिंदी का फॉर्मेट में केवल हिंदी के क्वेश्चंस भरे जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, कि सामान्य अध्ययन का अलग और सामान्य हिंदी का अलग। ये करके इसी फॉर्मेट के अनुसार जो है उसको भर के सुसंगत साक्ष्य लगाकर और आप उसको जो है भेज देंगे। साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? तो जो कुछ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसके साक्ष्य आज सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो डिकोड एग्ज़ाम ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ से PDF और बाकी जो साक्ष्य हैं, जो कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स के, उन सब का आप जिक्र कर सकते हैं और साक्ष्य की आप फोटोकॉपी करके इसके साथ लगा सकते हैं। साथ में जो यहाँ साक्ष्य का अंतिम कॉलम है उसमें आप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम हरदेव बहारी की पुस्तक ले रहे हैं, तो हरदेव बहारी की पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, संस्करण कौन सा है, उसका पृष्ठ संख्या या चैप्टर में कौन से पृष्ठ संख्या पे जो है वो साक्ष्य उपलब्ध है, इस तरह से यहाँ लिखेंगे और संभव हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी जो है आप लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों को भेजना है। 5 अगस्त लास्ट डेट है, दूसरे का भरोसे मत बैठिएगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जिनके अनुसार वो क्वेश्चन सही किया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वहीं पर आपको लगता है कि उसका उत्तर आयोग ने गलत दिया है और आपको अगर आयोग ने गलत उत्तर दिया है तो आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप आपत्ति कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको आपत्ति करनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई जो है इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक से अधिक उत्तर सही हैं तो वो प्रश्न पूरी तरह से डिलीट हो जाना चाहिए, उसका सामान्य जो सभी को उसका बराबर नंबर मिलना चाहिए। यही चीज़ जो है ज़्यादा जस्टिफाइड है। आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त से हमारा समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का बैच शुरू हो रहा है।
एडमिशन हमारे चालू हैं। उसमें हम पूरा वीडियो कोर्स देंगे, जितने भी सेगमेंट हैं, पत्र लेखन जो है, अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर, ठीक है, सारे का जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, जिससे आप समझ पाएँ कि जो है कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। उसके अलावा हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप उसके साथ रन करेगा, जिसमें आपको डेली टास्क दिया जाएगा। हर दिन एक टॉपिक डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा सोमवार को पत्र लेखन होगा, मंगलवार को निबंध होगा, बुधवार को हमारा जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगी। आप लिखेंगे, ग्रुप में कॉपी शेयर होंगी, आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, साथ में जो है आपकी कॉपी चेक करके आपका मूल्यांकन होगा, और आपको पर्सनली जो है बात करके आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने जो है आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शुरू होने जा रही हैं। जो लोग भी इस उम्मीद में आ चुके हैं कि उनको मेंस लिखना है, अब उनको देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 अगस्त से हमारे इस बैच में जो है जुड़ सकते हैं। ये नंबर हैं, इन पे कॉल कर लीजिए, एडमिशन शुरू है, और बिल्कुल जो है आराम से शुरुआत कर दीजिए। नवंबर तक जो है ये एग्ज़ाम होना है मेंस का, नवंबर से पहले उम्मीद जो है बहुत ही कम है, तो अभी जितना समय है उसका सदुपयोग करना है। साथ में आपके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तब भी, नहीं जुड़ते हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि इस बुक को जो है हमने मेंस के लिए इस तरह से डेवलप किया है कि मेंस का जितना ऑथेंटिक विश्वसनीय कंटेंट है वो सब इसमें है। बिल्कुल बेहतरीन तरह का जो है फॉर्मेट्स वगैरह, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम जो है, मतलब ये किताब में से जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और इतनी जो है ऑथेंटिक तरीके से जो है अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं लिखी गई है। और इस बुक की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि निबंध लेखन भी हमने इस बुक में ही ऐड कर दिया है। ज़्यादातर पब्लिशर्स की बुक जो है उसमें निबंध लेखन शामिल नहीं होता है हिंदी आलेखन वाले में, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसको ऐड कर दिया है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, इसको आप ज़रूर ले लीजिए। चलिए अब हम जो है बात करते हैं आपत्ति वाले प्रश्नों की और उनके साक्ष्यों की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है हिंदी का, हालांकि इसके लिए मैं कल वीडियो बना चुका था, लेकिन जो है अब आपत्ति वाले प्रश्नों पे ही बात हो रही, तो एक बार फिर से आपको बता दें, जो है कुछ लोग नागपुर से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि लोग के साथ जो आगे कुछ जुड़ा है, ये विशेषण का कौन सा भेद है। आप लोगों में ज़्यादातर लोगों ने इसको संख्यावाचक लगाया है, और उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा परिमाणवाचक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, जिस दिन आंसर की मैंने खुद, मतलब जिस दिन मैंने हल बनाया था पेपर के जस्ट बाद, जो है मैंने भी ये बात बताई थी कि परिमाणवाचक भी ये हो सकता है और संख्यावाचक भी ये हो सकता है। ऐसे सफिशिएंट प्रूफ हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक के अनुसार परिमाणवाचक भी सही है, डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो है संख्यावाचक सही है, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, जिनको हिंदी का पितामह हम लोग कहते हैं, उनके अनुसार जो है संख्यावाचक भी सही है, लेकिन उनकी बुक में एक जगह आ रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण भी ये सही हो सकता है। और जो एक ये थ्योरी है कि जीवित वस्तुओं के साथ ही जो है इसको लगाया जाना चाहिए, संख्यावाचक को परिमाणवाचक शब्द को नहीं लगाया जाना चाहिए, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी उसमें दिए हैं कि ये थ्योरी भी खारिज हो जाती है। फिलहाल जो है संख्यावाचक के पक्ष में जो है आप जो है ये सबसे ऑथेंटिक प्रूफ है जो आपको लगाना चाहिए। ये जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, और हिंदी के रिनाउंड जो है ये माने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक जो है, निश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक के भेद में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का 25 रुपये, और दूसरी तरह के विशेषण में यानी जो अनिश्चित वाला होता है उसमें संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग। तो आपको यही चाहिए था, यहाँ पर कुछ लोग स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो आप इसको ही जो है प्रूफ के तौर पर उसमें लगा सकते हैं। होना ये चाहिए जो जस्टिफाइड है कि ये जो है क्वेश्चन ही हटाना चाहिए, आयोग को डिलीट कर देना चाहिए, और सबको समान नंबर इसमें देने चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही मजबूत साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे आते हैं, अभ्युदय बैच की हम बात करते हैं। अभी बाकी जो है प्रश्नों पे आगे बढ़ रहे हैं। 2026-27 की तैयारी के लिए देखिए, हृदय सर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कि पेपर की कटिंग भी जो है दिखाई थी कि प्रमोशन से जो है आरओ के जो है काफ़ी पद खाली होने वाले हैं।
2025 का जो बजट आया था यूपी गवर्नमेंट का, उसके डॉक्यूमेंट में जो पदों का, रिक्त पदों का विवरण था जो है, उसमें 900 से अधिक पद सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी प्लस समीक्षा अधिकारी के खाली दिखाए गए। हालांकि पूरी पे कभी वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि उसमें से प्रमोशन से भी पदों को भरा जाता है, ठीक है। ARO के प्रमोशन से RO को भरा जाता है, उसका एक निश्चित कोटा होता है। RO से अनुभाग अधिकारी को भरा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो और जो नए जो है हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर प्रमोशन के पश्चात जो खाली हो रहे होंगे, किसी भी स्थिति में 500 से 600 पद बहुत ही आराम से 2026 में आ सकते हैं। 26 में अगर बहुत लेट होता है तो 26 के अंत में, नहीं तो 27 की शुरुआत में निश्चित रूप से जो है आने की पूरी संभावना रहेगी। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि आप जो है पढ़ाई छोड़ देंगे, आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो अपने आप को जो है टारगेटेड तैयारी दीजिए कि हमको, अगर हम इस बार जो है नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या हम नए हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, या हम काफ़ी समय से जो है तैयारी कर रहे थे लेकिन 2023 का नहीं दे पाए हैं, या फ्रेशर हैं, अभी हमने ग्रेजुएशन पास किया है, हम हाउस वाइफ हैं, काम करते हैं, तो अगर आप 5 घंटे का समय आराम से 4 से 5 घंटा डेली निकाल के पढ़ सकते हैं तो हमारे अभ्युदय बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें आपको जो है बिल्कुल टारगेटेड साल भर के अंतर्गत प्री और मेंस पूरा का पूरा आपको कवर करा दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि RO जब आएगी तब आएगी, 26 में आएगी, 27 में आएगी, एग्ज़ाम तो होना ही है। उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में आपका GS काम आएगा, सभी में आपका हिंदी काम आएगा, सभी में आपका रीजनिंग काम आएगा, प्लस आपका एस्से राइटिंग काम आएगा। आप PCS देंगे तो पूरा GS RO का और PCS में कोई अंतर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। अब आप जो है उस तरह के हैं कि अगर आप नोटिफिकेशन देख के ही पढ़ाई करते हैं तो फिर मैं जो है आपसे क्षमा चाहता हूं कि आप जो है कृपया जब नोटिफिकेशन आ जाए तभी आप पढ़ना शुरू करिएगा, उससे पहले जो है पढ़ने की आवश्यकता जो है आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको ऐसे लोग इसमें चाहिए जो है किसी वजह से असफल हो गए हैं, या जो बिल्कुल नए सिरे से चाहते हैं, और जिनको रूट लेवल से, ग्रॉस लेवल से, शून्य से शिखर पे पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हमने 45 प्लस सिलेक्शन जो है दो परीक्षाओं में दिए हैं, 2023 का तो अब जो है आगे रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप जो है हमारे जैसी एक जो है ऑनलाइन संस्था जिसने 45 प्लस सिलेक्शन केवल एक एग्ज़ाम में, मतलब RO के 2 मेंस में दिए हैं कुल मिलाकर, तो ये कोई जो है हल्की बात नहीं। यानी हमारा कंटेंट, हमारा जो पढ़ाने का तरीका, सब कुछ अपने आप में अलग है। ये प्री मेंस का कंबाइंड बैच है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप जो है बात कर सकते हैं। अगला जो है प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? चारों में से बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने नहीं दी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो देखिए 2011 की जनगणना के बाद हमेशा कुछ ना कुछ करंट डेटा रिलीज होते रहते हैं, लेकिन वो करंट डेटा जो है किसी न किसी जो है एक विशेष तरह की सरकारी संस्था के होते हैं। भारत सरकार का जो है कोई जो है जनगणना को लेके स्पेशल सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ये मान के ही चलेंगे कि ये 2011 के अनुसार पूछा गया है। अब इसमें सबसे ऑथेंटिक प्रूफ जो है, बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन आप NCERT को प्रूफ बनाइए। ये जो है आपके सामने जो है क्लास 12 की NCERT की बुक है, इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की बुक होती है जो चलती है। 2025-26 का ये रीप्रिंट है, यानी लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। अब इसमें जो है पॉपुलेशन वाले चैप्टर में स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपको ये देखना होगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है बिहार 1102, वेस्ट बंगाल 1029, उत्तर प्रदेश 829 हैव हायर डेंसिटीज, वाइल केरला, तमिलनाडु हैव हायर डेंसिटीज एमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट, ठीक है।
तो मुख्य रूप से जो है जो सबसे बड़े राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इसमें और आगे चैप्टर्स में जाएंगे, उसमें पूरा जो है आपको बुक टेबल फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो बस ये लाइन भी पर्याप्त है। एनसीईआरटी का जो है डेटा है, कोई इसमें जो है एम्बिग्विटी नहीं है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पीडीएफ है। अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप ढूंढने में असुविधा हो तो इस वीडियो के लिंक कमेंट में भी जो है और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। अगला जो है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि वो संसद के द्वारा पारित किसी कानून के अंतर्गत बनाई गई हो, डायरेक्ट उसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो है क्या दिया गया है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। आप सभी लोग जानते हैं कि वित्त आयोग का प्राविधान भारत के संविधान में किया गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा चैप्टर है। इसके लिए भारत का संविधान लगभग सभी के पास होती है, नहीं होती है तो ऑनलाइन उसकी पीडीएफ बहुत जो है आसानी से उपलब्ध है। ये भारत के संविधान का जो है उसी की जो है बुक की जो है फोटो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। अब यहाँ पर जो है अनुच्छेद 280 में क्या दिया है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वित्त आयोग, ना कि एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये जो है इसके अगेंस्ट आपको एक प्रूफ मिल गया। इसके अलावा जो है एम लक्ष्मीकांत, जिसको आप लोग जो है राज व्यवस्था या पॉलिटी की गीता के रूप में संबोधित करते हैं, यूपीएससी वाले तो जो है इसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेन यूपीएससी के हिसाब से ही लिखी गई है। अब इसका 7th एडिशन तक आ चुका है, लेकिन पीडीएफ में यही उपलब्ध हो पाई। तो जो है 5म संस्करण आप बता सकते हैं। ये सब जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमने सुबह ही पोस्ट कर दिया था। यहाँ पर एडिशन वगैरह भी दे सकते हैं, जो है पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो स्पष्ट प्रूफ है, संवैधानिक निकाय भाग 7 में जो दिया गया है इस बुक की, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, SC/ST आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग, तो सारी यहाँ पर सूची दे दी गई। यही अपने आप में एक पर्याप्त साक्ष्य है, इससे ज़्यादा और क्या जो है आप करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरा उसका डिटेल दिया है किस तरह से जो है ये इसका गठन हुआ है। अगला जो विवादित प्रश्न है जो आप लोगों द्वारा भेजा गया है, बहुत डिस्कशन हो रहा है 2-3 दिन से जो है ग्रुप्स में, ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था। प्रश्न को पढ़िए, सीधा और सपाट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे अधिक शहरीकृत था। क्या इसका मतलब जो है नगरीकरण के प्रतिशत से है या जो है नगरीय जनसंख्या से है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर स्पष्टता नहीं है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र 50.18 शायद है मिलियन जो है वहाँ की नगरीकृत जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर गोवा में जो है 65% के लगभग जो है नगरीकरण का प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित डॉक्यूमेंट है, सरकारी वेबसाइट है, ऊपर जो है उसका जो है URL लिंक भी दिया हुआ है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया ट्रेंड पैटर्न एंड पॉलिसी इशूज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको पूरा लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर जो है पहले ही पैरा में लिखा है कि द स्मॉल स्टेट लाइक गोवा कंटिन्यूज टू टॉप द लिस्ट अमंग द स्टेट विथ 62% अर्बनाइजेशन, ठीक है। 62% है, 65 नहीं है। तो 62% जो है अर्बनाइजेशन है। सेकंड नंबर पे मिजोरम है। ये परसेंटेज के बारे में बात हुई, लेकिन वहीं पर आगे जो है आप चलेंगे तो आप जो है जब इस लिस्ट पे ध्यान देंगे, जब महाराष्ट्र को देखेंगे, पूरी पीडीएफ ग्रुप में है, वहाँ पर जो है देखेंगे महाराष्ट्र की नगरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है।
तो उत्तर तो वो भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर प्रतिशतता या जो है नगरीकरण का कोई मानक ही नहीं दिया कि प्रतिशतता के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर, नगरीकृत जनसंख्या के आधार पर। तो इस पे आप अगर जो है रेज करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देकर, और इसमें पूरी टेबल बनी हुई है, इसको दिखा सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट है, अगर आयोग को मानना होगा तो मान ही लेगा, और मानना भी चाहिए। अगला एक प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है। अब इसमें से आपको नकदी फसलें बतानी है। आयोग ने कहा है कि जो है आलू है, उसके बाद गन्ना है, और चौथा उन्होंने कहा है कपास है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि आलू नकदी फसल हो गई, गन्ना हो गई, कपास हो गई। अब सफ़ेद सरसों जिसको रेपसीड कहते हैं, ठीक है, ये कैश क्रॉप है या नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, इसको लेके जो है काफ़ी बहस चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इसको भी जो है सरकार जो है कैश क्रॉप मानती है, कॉमर्शियल क्रॉप मानती है। ठीक है, ये जो है सरकारी वेबसाइट का ऊपर लिंक है, ये उसकी PDF का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ कॉमर्शियल क्रॉप करके पूरी जो है चैप्टर है, और यहाँ पर टेबल में दिया गया है कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंडनट, रेपसीड, सोयाबीन, अदर सीड 6 ऑयल, टोटल 9 ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एंड मेस्टा और शुगर केन। ये सभी क्या हैं, सरकारी जो है जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार जो है ये क्या है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से रेपसीड एंड मस्टर्ड लिखा हुआ है, तो आप जो है इसको भी एज ए प्रूफ वहाँ पर लगा सकते हैं। कुछ लोग क्वेरी कर रहे थे कि क्या पोटैटो, आलू भी कॉमर्शियल क्रॉप है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको जो है प्रूफ दिखा दूं। ये भी जो है सरकारी वेबसाइट का ही है, लिंक भी है यहाँ पर, जो है ये उसका PDF है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पोटैटो इज़ वन ऑफ द मेन कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न जो विवादित है वो ये है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। यहाँ पर उत्तर केला दिया हुआ है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ के मैं भी जो है कंफ्यूज हुआ था, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर विश्व में नहीं पूछा है कि वर्ल्ड में भारत किस फसल के या किस फल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर पूछा है विच फ्रूट में रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी भारत के अंदर जो सारे फल उगाए जाते हैं उन फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा फल उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बनाना या केला उत्तर दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी जो है गलती नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूं। अभी मैंने आपको जो है हॉर्टिकल्चर का डेटा पढ़ाया था एग्ज़ाम से मुश्किल से 5 दिन पहले, और उसमें जो है इसी वेबसाइट के आधार पर जो है आपको बताया था। तो ये एपीडा का डेटा है, ये जो है इसका लिंक है जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि भारत दुनिया में बनाना, मैंगो, इन सब का जो है और पपाया का जो है पहला देश है, मतलब उत्पादन के आधार पर सर्वाधिक जो है शीर्ष उत्पादक है। लेकिन उसके बाद जो है इसी तरह का एक आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है 2025 का, इसमें भी दिया गया है कि मैंगो प्रोडक्शन में सर्वाधिक है। लेकिन वो तो जो है बात हो रही है पूरे विश्व की, तो यहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो भारत के अंदर उत्पादन हो रहा है। तो जो 24-25 का जो है हॉर्टिकल्चर का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सेकंड एस्टीमेट जारी हुआ था, जिसके आधार पर मैंने आपको जो है पढ़ाया था, उसमें आप देखेंगे बनाना ये चौथे नंबर पे है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 38,000 मीट्रिक टन। ठीक है, ये जो है प्रोडक्शन है किसका, केले का। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सा है, मैंगो, 22,837 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। तो जो बनाना वाला है वो सही है, उसके लिए परेशान होने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आपत्ति करनी हो तो अगर आपके पास कोई अन्य बेहतर प्रूफ है तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट का डेटा है, सेकंड एडवांस एस्टीमेट, इसके बाद कोई एस्टीमेट आया भी नहीं है, अभी यही लेटेस्ट है क्योंकि ये मई में आया था। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे कट ऑफ के बारे में चर्चा करने के लिए। अभ्युदय बैच में जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, 500 जो प्रथम एडमिशन है उनको विशेष छूट दी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो है पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी डिमांड की थी, और जो नए हैं वो भी जो है चाहते हैं कि अफोर्डेबल जो है उसमें उनको मिल जाए। तो
ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन जब 500 स्टूडेंट जब तक नहीं पूरे हो रहे हैं, कुछ विशेष छूट चल रही है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और 5 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी बात पूछ सकते हैं। इसमें प्री मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको जो है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी कोई किताब आपको नहीं खरीदनी, किताब इनफैक्ट आपको खरीदनी ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री मेंस का पूरा जो है वीडियो कोर्स सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज सब दिया जाएगा। प्री मेंस का अलग अलग ग्रुप बना के आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे रेगुलर, और टेस्ट जो है ये 2-3 महीने के अंदर ही वहाँ पर शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा जो है पोर्शन कवर कर लेंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे ऐप के माध्यम से। ऐप में ये सुविधा है, आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करके देख लें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में जो हमारा कोर्स था, उस कोर्स से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सारे वीडियोस नए हैं, नए सिरे से रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, पुराने वीडियोस आपको नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट जो अब की जो है डिमांड के अनुसार है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस साल का जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट करने से पहले एक नज़र, थोड़ी सी आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, आप इतनी बड़ी परीक्षा में फेस करने जा रहे हैं। 2013 में जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब सामान्य वर्ग की मेल की बात हो रही है 148 जाती थी, क्योंकि उस समय निगेटिव मार्किंग होती नहीं थी। 2014 में 142 गई, ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ स्टडी वाले वीडियो में। 2017 में 122 गई निगेटिव मार्किंग होने के कारण। 2016 में, जिसमें हमारे यहाँ से अच्छे खासे सिलेक्शन हुए थे, 129 गई। ओबीसी की 132 गई थी, इसमें जो है ओबीसी वहीं से ज़्यादा जाना शुरू हुई थी। 2021 में जो एक आरटीआई के जवाब में, ऑफिशियली तो आयोग ने जारी नहीं की, एक आरटीआई के जवाब में जो है सभी के पास वो होगी पीडीएफ जो है, उसमें बताया गया है कि 114 थी, और ओबीसी की 116 थी, एससी की 107 थी, एसटी की 100 थी, ईडब्ल्यूएस की 118 थी। लेकिन दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम की सिचुएशन अलग होती है, हर एग्ज़ाम में जो है डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, नंबर ऑफ पोस्ट अलग होती हैं, और जो है एग्ज़ाम की टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर जो है हम उसका जो है प्रेडिक्शन करते हैं। आप जो है अगर 2023 के पदों पर विवरण डालें, हालांकि लोग बता रहे हैं कि 411 से बढ़कर लगभग ये 500 पद रिजल्ट आते आते हो जाएंगे, लेकिन अभी हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 411 ही मान के चल रहे हैं कि आरओ के जो है 334 पद हैं और एआरओ के 77 हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एआरओ के पद बहुत कम हैं, आरओ के ही ज़्यादातर हैं। इसलिए एआरओ में जो पहले एआरओ में 10-15 नंबर का अंतर दिखाई देता था, वो इस बार नहीं दिखाई देगा। आरओ एआरओ लगभग बराबर रहेंगे, 2 से 3-4 नंबर का मैक्सिमम अंतर हो सकता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम एआरओ में भी हमने डाला एलिजिबल हैं, उसमें जो है आरओ से कम जाएगी, बहुत ज़्यादा कम जाएगी, तो इस भ्रांति में ना रहें। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि आरओ से 3 या 4 नंबर नीचे मेरिट रहेगी, उससे ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसकी जो है सॉलिड वजह है, 77 पोस्टें हैं टोटल मिला के हर तरह के एआरओ की, और पहले केवल ओ लेवल मान्य होता था, फिर पीजीडीसीए को मान्य कर दिया गया। इस वाली वैकेंसी में आरओ के समकक्ष मतलब ओ लेवल के समकक्ष कम से कम 20-21 कोर्सेज हैं जिनको अलाउ कर दिया गया है। तो सभी ने एआरओ भरा है, जिसने कोई भी कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा जो है या ग्रेजुएशन में या किसी भी तरीके से था, वो जो है ओ लेवल की समकक्षता वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, सभी ने जो है उसको भरा है। ऊपर से पोस्टें कम हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा एआरओ में बढ़ गया है। आरओ से ज़्यादा कंपटीशन आपको एआरओ में दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की उम्मीद मत करिए। तो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की 322 पोस्टें हैं, लोक सेवा आयोग में 9 हैं, राजस्व परिषद में 9 हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी 40 हैं, राजस्व परिषद में 23 हैं, लोक सेवा आयोग में 13 हैं, और लोक सेवा आयोग में ही जो लेखा के पद होते हैं अकाउंट का सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो 1 है। तो यही यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा हुआ है कि टोटल 411 पोस्ट हैं। अब मैं जो है बहुत ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करूँगा। और देखिए, मेरे बताने के बाद जो है मुझे पता है कि जो लोग असंतुष्ट होंगे वो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी लिखते हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये मैंने बहुत ही साइंटिफिकली ग्रुप में जो हमने करीब 10,000 लोगों का रिव्यू लिया
उनके वोट्स लिए, पोल कराए। बाकी हमारा खुद ही 6000 जो है विद्यार्थियों का अपना इंटरनल ग्रुप है जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबका जो है हमने लेने के बाद जो है जो कैटेगरी वाइज डिसाइड किया है उसके आधार पे बता रहा हूँ। इसमें कोई भी मेरा बायास्ड जो है कोई मत नहीं है। ये भी मत सोचिएगा कि हमको अपना कोर्स देना है आपको इसलिए हम कम बता रहे हैं या जो है हम कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, ठीक है। हम जो बता रहे हैं वो जस्टिफाइड है, और इसको बताने से पहले हमने अपने जो बहुत ही हमारे जो है एक्सपीरियंस्ड विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 मेंस दिए हैं, करीब ऐसे 10-15 विद्यार्थियों से भी जो है जिनको आप कह सकते हैं कि बहुत सीनियर हो गए हैं परीक्षा की तैयारी करते करते, दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन भले ही नहीं हुआ है। आज वो हमारे यहाँ कोई कंटेंट राइटर का काम कर रहे हैं, कोई जो है और भी काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। तो जो है सभी से हमने सलाह मशवरा भी किया है, डेटा पर इंटरप्रिटेशन भी किया है, उसके बाद जो है ये डेटा जो है निकाला गया है। लेकिन ये कोई अंतिम कट ऑफ भी नहीं है, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम कोई ज्योतिषी वाला जो है काम नहीं कर रहे हैं। हमको जितना डेटा मिला, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, हम उसके आधार पे बना रहे हैं। आयोग में एक्चुअल में क्या है, क्योंकि उनके पास लाखों विद्यार्थियों का डेटा है और आपने एक्चुअल में वहाँ क्या किया है उसके आधार पर जो है वो देंगे। लेकिन ये जो है पूरी उम्मीद है, जो हमारी एनालिसिस है कि जो है एक्चुअल जो कट ऑफ होगी इसके आसपास ही रहेगी, और हो सकता है कई सारी कैटेगरीज में बिल्कुल सटीक बैठ जाए। तो सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है आरओ जनरल की, ठीक है, ये अभी हम जो है मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फीमेल का अलग से, फीमेल की एक ही कैटेगरी होती है, ठीक है। तो आरओ जनरल की बात कर रहे हैं, 127 से 129 ये जो है एक रेडियस है, एक ये जो परास है, इसके बीच में जो है मेरिट रहनी चाहिए। 127 से 129 तक, 129 के ऊपर कम जाने की उम्मीद है, 127 के नीचे भी कम जाने की उम्मीद है। अब कुछ लोग जो है बहुत नीचे का आकलन भी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, चैनल हैं जहां पर मैंने देखा उन्होंने 132, 135 प्लस तक बताया है। लेकिन जब आंसर की दोबारा मतलब आंसर की जब ऑफिशियल आई है, उसके पहले का जो मेरे पास पोल है करीब 6700 लोगों का, और उसके बाद का जो मेरे पास पोल है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। और उसके अलावा जो 4-5 क्वेश्चन जो है डाउट में हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। इसलिए क्योंकि जो ये 4-5 क्वेश्चन डाउट में हैं, इसमें आंसर बदल भी सकता है, ये डिलीट भी हो सकते हैं, यानी नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो मेरी जो है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और एक जो है एक मेंटर होने के नाते, आपका जो है एक मार्गदर्शक होने के नाते एक सलाह है कि अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी में नहीं व्यस्त हैं, आप 125 प्लस हैं, ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी अभी से करिए, ठीक है। रिजल्ट आने में 1-1.25 महीना लग जाएगा, लेकिन अपना ये समय व्यर्थ मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत आप हाई इंटेंसिटी से तैयारी करिए, लेकिन आप हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं ना, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। कि और कहीं आप ये मान के बैठ जाएं कि सर ने बता दिया कि 127 के नीचे वाले सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे पास जो डेटा है, जो एनालिसिस है, मैंने उसके आधार पे आपको बना दिया। यहाँ से भी 2 नंबर नीचे भी जा सकता है, वहाँ से भी 2 नंबर ऊपर भी जा सकता है। वैसे ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, नीचे आने की संभावनाएं जरूर बन सकती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 125 प्लस जा रहे हैं तो इस कैटेगरी में आपको तैयारी मेंस की शुरू कर देनी चाहिए बिना समय गवाए। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली जो है, जो मुझे लगता है, जो डेटा कहता है, इसके बीच जो है मेरिट को रहना चाहिए। अगली कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ऐसे आरक्षित वर्ग बन गए हैं जिनके आरक्षण का कोई विशेष लाभ अब नहीं दिखता है। जनरल से 2 से 3 नंबर इनका जो है ऊपर ही जाता है, तो 129 से 131 के बीच इनका भी जाने की उम्मीद है। लेकिन वही चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो 2 नंबर नीचे आया तो 2 नंबर ये भी नीचे आ सकता है, यानी इसमें भी लोअर लिमिट आप 127 से लेके जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कतई मत सोचिएगा कि अगर आपके 127 हैं तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। मेरी सलाह यही है कि आपको जो है
तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अगला जो है कैटेगरी है एससी का। इसमें 115 प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी 2 नंबर नीचे भी जा सकता है, 2 नंबर ऊपर भी जा सकता है, और एक आध नंबर और ऊपर नीचे जाने की रिलैक्सेशन है। लेकिन जो सर्वे का डेटा हमारा कहता है वो यही कहता है। अगली कैटेगरी हमारी है ROST की। ये 100 प्लस माइनस 2 यानी 98 से लेके 102 के बीच में जो है कहीं ना कहीं इसका जो है जाएगा। ठीक है, बहुत एक्यूरेट। देखिए, हम कोई जो है विशेषज्ञ नहीं है या कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, कहने को सभी कह देते हैं, लेकिन जो सर्वे हमने कराया है प्योरली हम उस पर बेस्ड हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर सैंपल साइज हमारा बड़ा होता, हम 50,000 विद्यार्थियों का अगर डेटा कलेक्ट कर पाते तो हम जो है बहुत ज़्यादा करीब जो है उसके पहुंच पाते। लेकिन ये जो है एक परास जो आपको दिख रही है, एक रेंज दिख रही है जो है, तो यहाँ पर जो है हम काफ़ी करीब जो है प्रिडिक्ट करने में सक्षम हैं। RO फीमेल, ठीक है, फीमेल के लिए जो है कैटेगरी, फीमेल में 2 तरह EWS भी होता है, लेकिन जिसका आरक्षण जो है ज़्यादा लाभ होता है वो आरक्षण आपको मिलता है। ठीक है, चाहे कैटेगरी का और चाहे फीमेल वाला। ये जो है अगर आप 118 से लेके 122 के बीच में है तो आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार जो है बहुत चौंकाने वाले भी जो है आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने जो सर्वे किया उसमें फीमेल्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब उसका जो है जो एक एवरेज निकाला गया उसके आधार पर यही आ रहा है, और ये काफ़ी हद तक जो है एक्चुअल के करीब होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में 109 प्लस माइनस 2 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अगली कैटेगरी हमारी आती है PH की। इसमें 95 प्लस माइनस 2 जा सकता है। ठीक है, RO के लिए ही ये सारी बात हो रही है अभी तक। और एक्स सर्विसमैन भी एक कैटेगरी होती है। इसमें जो है 111 तक गया था, पिछली बार 21 में या 17 का मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा लोग इसके सर्वे में थे नहीं, तो 108 प्लस माइनस 2, 110, 111 तक भी जा सकता है। 108 के नीचे भी 1 नंबर 2 नंबर आ सकता है। तो ये जो है अभी तक का जो हमारा अनुमान है वो ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं आपके पास जो है आपको एक्चुअल कट ऑफ इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। जितनी शुद्धता बरती जा सकती थी, जितना बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट किया जा सकता था, वो करने का प्रयास किया। इसीलिए शायद मैं अंतिम व्यक्ति हूँ जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी जो है कुछ लोगों ने तो पेपर का आंसर की भी नहीं बताई थी, उससे पहले ही कट ऑफ बता दिया था पेपर को देखते ही। खैर, उस तरह का अपना अप्रोच नहीं है। मैं जो है जितना 5 साल का जो अनुभव है RO परीक्षाओं के लेके, 3 परीक्षाएं मेंस तो मैं संपादित करा ही चुका हूं अपने सामने जो है, और उसके लिए मैंने पढ़ाया है, कट ऑफ देखे हैं। और जैसा इस बार का उपस्थिति को लेके भी था, क्योंकि कम लोगों ने परीक्षा दी है, 40-42% लोगों ने ही परीक्षा दी है। पद RO के ज़्यादा हैं, ARO के कम हैं। अब बात आती है ARO की, तो मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, क्योंकि सब लोग कमेंट में ARO के लिए अलग से पूछेंगे, तो अलग से कुछ नहीं करना है। जितना यहाँ पर बताया है इसमें से आप 4-4 नंबर जो है ARO के लिए कम कर लिए। इससे ज़्यादा मेरा जो है दिल नहीं गवारा करता है कि इससे ज़्यादा नीचे जा पाएगा, क्योंकि ARO के पद 77 हैं कुल, और एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ARO में अप्लाई किया है, क्योंकि इस बार जो है ARO में सारे कोर्सेज को मान्य कर दिया गया था O लेवल के समकक्ष। इसलिए 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत सिद्ध होगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि RO के बराबर ARO जो है टक्कर देता हुआ कट ऑफ में आपको दिखाई दे। इसलिए बहुत ज़्यादा की कम की उम्मीद मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने 127 बताया है तो ARO यहाँ पर जो है 120 होगा, ऐसा मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। बाकी भाई आप लोग की भी समझ है, आप लोग बहुत सारे लोगों से और भी जुड़े हैं, उनसे भी आप ओपिनियन ले ही रहे होंगे। लेकिन मेरे अनुसार जो है ARO हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा तो -4 नंबर जो है जा सकता है। इससे नीचे जो है जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखती, क्योंकि पद जो है ARO के कम हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो वादा किया था अपना काम कर दिया है। आप लोग ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करना शुरू करिए। जनरल में जैसे मैंने बताया, और सभी कैटेगरीज़ में अगर आपको मेरे बताए गए मेरिट से 2 नंबर कम भी हैं, तब भी आप निश्चिंत होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि
ये कोई बहुत ऐसा डेटा नहीं है कि जो है ये पत्थर पे खींची हुई लकीर हो और इसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा शुद्धता के साथ पूरे अनुभव को लगाते हुए मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इससे सहमत भी होंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं सहमत हैं, किसी वजह से नाराज़ हो जाएंगे इसको देख के, उनसे मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि नाराज़ मत होइए, ठीक है। आपको जो अगर आपका अपना कोई जो है तर्क है, अपना कोई लॉजिक है, अपना कोई एनालिसिस है, तो आप उसके अनुसार ही करिए। बाकी जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा जो है चीज़ों को समझने का अनुभव है आज तक का, उसके आधार पर जो है मैंने ये प्रेडिक्शन किया। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।